जय हिंद। यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, यानी कि जो शब्द हमें कठिन लग रहे थे, उन सभी शब्दों को हमने पूरे विस्तार पूर्वक समझा दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप भी समझ गए होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके उदय होने का कारण क्या है, इनको समझेंगे। और राष्ट्रवाद जब उत्पन्न हो गया तो इससे होने वाले लाभ कौन से हैं, उन सभी को देखा जाएगा। तो बारी बारी करके समझ लेते हैं। तो पहला जो शब्द है हमारा, वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के बारे में अगर हम समझें तो राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है राष्ट्र और दूसरा है वाद। वाद, राष्ट्र का तात्पर्य एक देश से होगा, किसी एक देश से, और जो वाद का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा विचार। विचार या फिर हम कह सकते हैं भावनाएं, विचार या भावनाएं। यानी कि अगर हमें हमारे अंदर हमारे देश के प्रति एक अच्छा विचार है, एक अच्छी भावना है, तो हम कह सकते हैं हमारे अंदर क्या है, राष्ट्रवाद है। लेकिन अगर हमारा विचार हमारे देश के प्रति विपरीत है, मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो देश है उसके अंदर टेररिज्म बढ़े, यानी कि देश के अंदर विद्रोह हो, तो वो जो हमारा सोच है ना, वो राष्ट्रवाद न होकर के राष्ट्रद्रोह में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे जो विचार अगर अच्छे हैं तो वो राष्ट्रवाद में आएगा, और अगर विचार खराब है तो वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। यानी कि अगर हम सामान्य शब्द में कहें तो अपने देश के प्रति प्रेम रखना, अपने देश के प्रति एक अच्छी भावना रखना, ये क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है। अब ये राष्ट्रवाद उत्पन्न कैसे हुआ? राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण, तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण है ना, ये माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति है। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, अब ये फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्यों मानी जाती है, तो इसको समझ लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति मानी जा रही है तो पहले ये समझते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों थी, और इसके होने के बाद ये राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ। तो देख लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था। तो ये समझ में आया कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कारण क्या है, तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण फ्रांसीसी क्रांति है। अब ये फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति का ना मुख्यतः हमें चार कारण दिखाई देते हैं। पहला जो कारण है वो है अयोग्य शासक। अयोग्य शासक, फ्रांसीसी क्रांति का पहला कारण अयोग्य शासक। अयोग्य शासक क्यों? क्योंकि बात है 1774 की। 1774 में एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता है जिसका नाम है लुई सोलहवां। लुई सोलहवां, इसे राजा बनाया जाता है। जब यह राजा बनता है तो उस समय जो इसकी उम्र थी 20 वर्ष थी। इसकी उम्र उस दौरान 20 वर्ष थी। यानी 20 वर्ष के व्यक्ति को हम कितना ही मान सकते हैं कि उसके अंदर कितना मानसिक चेतना हो सकती है, कितना विचार हो सकता है अपने देश के प्रति। और जैसे विवाह ये राजा बन जाता है, तो राजा बनने के बाद ये विवाह कर लेता है। इसका विवाह हो जाता है। विवाह किसके साथ होता है, तो विवाह होता है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ जिसका नाम है मैरी एंटोइनेट। मैरी एंटोइनेट, तो इसका विवाह भी हो जाता है। अब राजा बना, राजा बनने के बाद विवाह कर लिया मैरी एंटोइनेट से। अब ये दोनों आपस में ही परेशान। अब देश के बारे में भी सोचना है। जब यह राजा बना था तो उस समय जब इसने अपने राजकोष को देखा, जब इसने अपने राजकोष को तो राजकोष खाली पड़ा था। राजकोष का मतलब जहां पे धन दौलत रखे जाते हैं। जब उसने देखा कि उसका राजकोष खाली है, मतलब पैसा है लेकिन उतना यूज करने योग्य नहीं है जिससे हम अपने देश को क्या कर सकते, चला सके,
तो खाली था। और खाली करने के साथ साथ उसे ये भी पता चला कि हमारे हमसे पहले जितने भी राजा बने हैं, उन्होंने कर्ज भी ले रखे हैं। उन्होंने कर्ज भी ले रखे हैं। और कितना कर्ज? तो 2 अरब लिब्रे का। 2 अरब लिब्रे कर्ज ले रखा था। ठीक है ना। तो एक तो खाली है प्लस 2 अरब लिब्रे कर्ज है। फिर भी इसे चिंता नहीं होता है कि इतना कर्ज है, हमारा राजकोष खाली है, हमारा देश कैसे चलेगा। विवाह करने के बाद अपने मस्त हो गए। और साथ में कि अब ये राजा बने हैं तो इनको अच्छा चीज भी तो चाहिए। अच्छा चीज करने के लिए क्या कि ये राज्य की अपने राज्य की शान शौकत बनाए रखने के लिए, अपने राज्य और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करता है। फिजूल खर्च करता है। वहां पे नर्तकी को बुलाना, नृत्य कराना, मदिरा पान करना, ये सब करने लगा। अपने प्रजा के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहा था। तो लोगों को लगा कि हमारा जो शासक तैयार हुआ है, जो शासक बना है, वो क्या है, अयोग्य है, क्योंकि वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो एक तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण देखने को मिलता है कि आर्थिक समस्या। दूसरा कारण है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या कैसे है? इधर ये सब चल रहा है, 2 अरब लिब्रे का कर्ज है, राजकोष खाली है। खाली होने के बावजूद बेफजूल की खर्च करना। अब खर्च करेंगे तो राजकोष तो और खाली होगा। अब जब और खाली होगा तो लोग क्या हो जाएंगे, पूरे तरह से परेशान हो जाएंगे। और परेशान होने के साथ साथ इसने करा क्या कि जो व्यापार, जितने लोग व्यापार कर रहे थे, व्यापार व्यापार के ऊपर वो करता क्या है कि टैक्स को बढ़ा देता है। टैक्स को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और कहीं कहीं पर टैक्स कम कर देता है। यानी कि जो लोग, मतलब जो उसके अधीन थे उनके लिए टैक्स कम था, बाकी जो लोग उससे थोड़ा सा दूर के थे उनके लिए टैक्स क्या था, ज्यादा था। अब जबकि टैक्स ज्यादा होगा तो लोग व्यापार सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। जब व्यापार सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये भी एक कारण देखने को मिलता है जिससे जनता क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसके बाद उसके बाद जो तीसरा कारण देखने को मिलता है, ये तो दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण है आपातकाल समस्या या फिर तात्कालिक समस्या। तात्कालिक समस्या। तात्कालिक समस्या क्या है? तो तात्कालिक समस्या में क्या होता था कि कभी कभी बारिश होती थी और बारिश के साथ साथ जब ओले पड़ने लगते थे तो किसान की जितने भी पैदावार था वो सब खराब हो जाता है। या तो फिर कभी कभी क्या होता था कि सूखा पड़ने लगता था, सूखा पड़ने की वजह से भी फसल बर्बाद हो जाती थी, तो किसान परेशान हो जाते थे। अब और कभी कभी महामारी भी आ जाती थी, तो महामारी की वजह से लोग इलाज नहीं करवा पा रहे थे, तो उसमें भी लोग क्या हो जाते थे, मर जाते थे। लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वहां के राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जनता पूरी तरह से क्या हो जा रही थी, परेशान हो जा रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये सब तो परेशानी चल ही रहा है। और ये जो 2 अरब लिब्रे का कर्ज राजा के द्वारा लिया जा चुका है, उसी के दौरान यह पता चलता है कि जो फ्रांस है, यानी कि फ्रांस का जो राजा है, इसका मित्र है अमेरिका। इसका मित्र था अमेरिका। और अमेरिका के 13 उपनिवेश को यूके ने बंदी बना रखा था। यूके ने क्या कर रखा था, बंदी बना रखा था। अब फ्रांस ने सोचा कि भाई अमेरिका अगर हमारा मित्र है तो हम अगर क्या करें कि अमेरिका के जो 13 उपनिवेश जिसे यूके ने बंदी बना के रखा है, अगर उसे हम छुड़ा करके अमेरिका को दे देते हैं तो अमेरिका बहुत ही खुश हो जाएगा और हमारी दोस्ती और गहरी हो जाएगी। ठीक है ना। तो उसने उनको छुड़ाने के चक्कर में जो उसके ऊपर जो 2 अरब लिब्रे का कर्ज था वो बढ़ करके 10 अरब लिब्रे पर चला गया। जो केवल 2 अरब लिब्रे का कर्ज था वो बढ़ करके हो गया 10 अरब लिब्रे। 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। अब कर्ज बढ़ गया
तो जो लोग कर्ज दे रहे वो मांगेंगे ना, तो जितने भी कर्जदाता थे जो कर्ज दिए हुए थे वो सब आकर के राजा से कहते कि हमें 10% के ब्याज पर कर्ज वापस करो। अब जब उसके ऊपर दबाव पड़ने लगा तो उसने कहा कि अब भाई कर्ज तो देना पड़ेगा, लेकिन कर्ज देने के लिए हमारे पास राजकोष खाली है और पैसा तो है नहीं हमारे पास, कैसे होगा? तो उसने दिमाग लगाया कि हम क्या कर रहे हैं कि हम टैक्स बढ़ाना चालू कर रहे हैं, जनता के ऊपर क्या करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे। तो ये 3 कारण। उसके बाद जो चौथी समस्या देखने को मिलता है, जो चौथा समस्या देखने को मिलता है वो फ्रांस की समाज थी। फ्रांस की जनता या समाज। तो फ्रांस की जो समाज थी ना उसे राजा के द्वारा 3 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था, पहला था पादरी वर्ग, पादरी वर्ग, और जो दूसरा था वो था कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग, और जो तीसरा था वो था श्रमिक वर्ग, वो था श्रमिक वर्ग। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और श्रमिक वर्ग, तो 3 भागों में बटा हुआ था। इसमें जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग वाले लोग थे इन्हें जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त था, जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त था। कैसा अधिकार? कि इन्हें टैक्स नहीं देना है भाई, जन्म से विशेषाधिकार है कि इन्हें टैक्स नहीं देना है। जबकि ये लोग अमीर थे, अमीर होने के बावजूद भी टैक्स नहीं दे रहा है। हमको तो लग रहा है कि ये टैक्स ना लेता था इसलिए क्योंकि राजा को लगता था जो पादरी है वो चर्च के पुजारी हैं और चर्च के पुजारी की जो बातें हैं वो डायरेक्ट भगवान से होती हैं। तो अगर हम इनसे टैक्स लेने लगेंगे तो ये भगवान से बातें करके उनके दूध को भिजवा करके हमको मरवा सकता है। तो हमको लग रहा था ये डर रहा होगा जिसकी वजह से वो पादरी वर्ग से टैक्स नहीं लेता था। दूसरा कि जो कुलीन वर्ग था ये सब क्या थे, एक प्रकार के जमींदार थे जिनके अंदर ना कई बीघे जमीन थी और वो सभी जमीनों पर किसान काम कर रहे थे। तो राजा को ऐसा डर लग रहा था कि अगर हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो इसके अंदर जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनसे जितने भी अनाज उत्पन्न होगा वो अपने पास रख लेगा, हमारे पास बहुत ही कम पहुंचाएगा। तो ये एक प्रकार का ये भी डर था, तो जिसकी वजह से इन दोनों से टैक्स नहीं लिया, हमको ऐसा लग रहा है। तो इन दोनों से टैक्स नहीं लिया जा रहा था। बच गए श्रमिक वर्ग। भैया फ्रांस का लुई 16वां का समय हो चाहे वर्तमान का समय हो, गरीब हमेशा पीछे जाते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो समझ लीजिए कि आप मंदिर का 1 घंटा है कोई भी बजा करके चला जाएगा। इसलिए अगर आप इन सबसे बचना चाहते हैं तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा कि धनवान करना पड़ेगा, धनवान। ठीक है ना? तो वर्तमान के समाज में व्यक्ति के पास केवल 2 शक्ति होनी चाहिए, एक जन शक्ति, दूसरा धन शक्ति। क्योंकि जन शक्ति के द्वारा भी किसी को पछाड़ा जा सकता है और धन शक्ति के द्वारा भी किसी को क्या करा जा सकता है, पछाड़ा जा सकता है। लेकिन गरीब अगर आप रह गए तो फिर समझ लीजिए कि मंदिर की घंटी है कोई बजा के चला जाएगा या फिर फुटबॉल है कोई भी लात मारेगा आगे निकल देगा। तो श्रमिक वर्ग वालों में भी क्या होता था कि राजा ने कहा श्रमिक वर्ग ये कमजोर है, इसके ऊपर हम टैक्स लगा सकते चाहे जितना मन देता। तो इसके ऊपर सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष कर लगाया गया, अप्रत्यक्ष कर लगाया गया। ये सरकार लगा रही है। अभी और सुनो, जो पादरी वर्ग था वो भी इसके ऊपर टैक्स लगा रहा है। कौन सा टैक्स? तो 2 प्रकार का टैक्स ये लगाएंगे। एक लगाएंगे टाइथ, टाइथ कर लगाएंगे, और दूसरा लगाएंगे टाइल, टाइल कर लगाएंगे। ये 2 प्रकार के धार्मिक कर लगाएंगे, है ना? यानी कि अब अगर आप आ रहे हैं तो आपको जैसे कि मंदिर में हम लोग जाते हैं तो दान करते हैं ना, कुछ पैसा दान पेटी में डाल देते हैं। उसी प्रकार अगर आप जा रहे हैं चर्च के अंदर तो आपको भी क्या करना है, पैसा दान करना है। टाइल वाले में क्या है कि अगर आपका उपज है खेत के अंदर, आप जितने भी अनाज उत्पन्न कर रहे हैं उसका 10वां हिस्सा क्या करना है, भगवान के नाम पर चढ़ाना है। तो ये 2 प्रकार का टैक्स ले रहे थे श्रमिक पादरी वर्ग वाले लोग। उसके बाद अभी भी ना शांत है, ये जो कुलीन वर्ग वाले हैं ये भी टैक्स लगा रहे हैं इसके ऊपर। ये कैसा टैक्स लगा रहे हैं? तो ये लगा रहे हैं सामंती टैक्स।
ये लगा रहे हैं सामंती कर लगा रहे हैं। सामंती कर क्या है कि देखो, हमने आपको जमीन दे रखा है, आप उसके अंदर खेती कर रहे हैं, खेती करने के बाद जो उपज उत्पन्न होगा उसमें से तो हम लेंगे, वो जो हमारा हक बन रहा है वो हम लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उस पे से क्या करना है, हमें टैक्स देना है। तो हमें देखो, एक तो आधा दे दिए, प्लस ऊपर से जो हम टैक्स दे रहे हैं ना, वो क्या हो रहा है, वो समांती कर है। तो तीसरे वर्ग वाले को इतना ना सताया गया कि ये लोग पूरी तरह से क्या हो गए, परेशान हो गए। अब परेशान होने के बाद एक बार क्या हुआ कि राजा ने जो लुई 16वां था, लुई 16वां, ये 5 मई 5 मई 1789 ईस्वी को, 1789 ईस्वी में ये क्या करता है कि एक बैठक बुलाता है, जनरल ए स्टेट, जनरल ए स्टेट में बैठक बुलाता है, जिसके ऊपर टैक्स के ऊपर बातें करना था और साथ में मताधिकार को लेकर के उस पर बातें करना था। तो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। अब जबकि सभी लोग इकट्ठा हुए थे, इसमें आया कौन कौन था, तो इसमें तीनों वर्ग के लोग आए थे। प्रथम वर्ग के लोग यानी पादरी वर्ग, द्वितीय वर्ग के लोग यानी कुलीन वर्ग, और तृतीय वर्ग के लोग यानी कि श्रमिक वर्ग वालों में से। लेकिन श्रमिक वर्ग वालों में से केवल वही लोग आए थे जो पढ़े लिखे थे, है ना, क्योंकि जो श्रमिक वर्ग वाले में है, श्रमिक वर्ग वाले इसी में से कुछ क्या होता है कि पढ़े लिखे लोग निकलने लगते हैं, जिसे मध्यम वर्ग का नाम दिया जाता है। तो वो लोग इस सभा में आकर के बैठे हुए थे। सभा में आकर के बैठने के बाद राजा ने टैक्स के ऊपर बातें करी और साथ में मताधिकार के ऊपर बातें किया गया। मताधिकार पर बातें ये करा गया कि जो तृतीय वर्ग के लोग थे, उन लोगों का कहना था कि मत देने का अधिकार सभी लोग को होना चाहिए, वो पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, धनवान हो या धनवान ना हो, सभी लोगों को टैक्स, सभी लोग क्या करना है, वोटिंग करना है, सभी लोग वोट दे सकते हैं, मताधिकार कर सकते हैं। लेकिन राजा का क्या कहना था कि वोट वही दे सकता है जो धनवान हो, यानी कि पादरी वर्ग वाले लोग वोट देंगे और फिर कुलीन वर्ग वाले लोग वोट देंगे, लेकिन श्रमिक वर्ग वाला वोट नहीं देगा। लेकिन तृतीय वर्ग वाले अपनी बात पर अड़े रहे और राजा क्या करता है, इनकी बातों को अस्वीकार करता है। अब जैसे ही राजा उनके बातों को अस्वीकार करता है, ये सभी लोग, तृतीय वर्ग के सभी लोग उस सभा को छोड़ करके क्या करते हैं, चले जाते हैं। जब ये सभा इकट्ठा हो रही थी तो इसमें से 300 लोग इकट्ठा हुए थे प्रथम वर्ग में, 300 लोग इकट्ठा हुए थे द्वितीय वर्ग में, और 600 लोग इकट्ठा हुए थे तृतीय वर्ग वाले में। ये 600 जितनी भी जनता थी सभी सभा छोड़ करके चल जाती है, बाहर निकल जाती है। और बाहर निकलने के बाद कुछ समय तक क्या करा जाता है, सभी लोग इंतजार करते हैं, और इंतजार करने के बाद 20 जून 1789 में, अच्छा ये बात बताते, ये जो सभा इकट्ठा हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, तो वर्साय के महल में। वर्साय के महल में हुई थी। वर्साय का महल यानी कि राजा का जो महल था उसे कहा जाता है वर्साय का महल। वर्साय के महल में ये सभा इकट्ठा हुई थी। उसके बाद जब ये छोड़कर ही चले जाते हैं, कुछ समय तक इंतजार करते हैं। इंतजार करने के बाद 20 जून को 1789 ईस्वी में, 89 ईस्वी को वर्साय के महल में ही आते हैं, लेकिन वर्साय के महल में एक स्थान पर आते हैं सभी लोग। उस स्थान का नाम है इंडोर टेनिस कोर्ट। इंडोर टेनिस कोर्ट। अब इंडोर टेनिस कोर्ट में सभी लोग इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि राजा तो हमारी बात नहीं मान रहा है, हम लोग क्या करें, तो अपने आप को वो सब नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। इकट्ठा होने के बाद सभी लोग अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं, और शपथ लेते हैं कि जब तक कि फ्रांस के अंदर संविधान नहीं बन जाता, फ्रांस के लोग आजाद नहीं हो जाते, हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो असेंबली बनी है, जो नेशनल असेंबली है, वो कभी भी भंग नहीं होगी।
तो इस प्रकार का ओथ ले लेते हैं, शपथ ले लेते हैं। जब ऐसा होता है तो सभी लोगों के अंदर एक भावनाएं जागृत होने लगती है कि हमें भी, अगर सरकार केवल हमारे साथ ऐसा कर रही है तो जो अलग अलग स्थानों पर लोग हैं उनके साथ भी अत्याचार हो रहा होगा। तो ऐसी भावनाएं सभी के अंदर जागृत होने लगी और साथ में इनकी भावनाओं को और जागृत करने के लिए लोग आए। हालांकि यहाँ पे जो सभी का नेतृत्व कर रहा था, नेतृत्व कर रहे थे 600 प्रतिनिधित्व का, इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो दो लोग कर रहे थे, मिराबियो और आबेसिए। आबेसिए, तो ये बात याद रखना है। पूछ सकता है प्रश्न कि जब 5 मई 1789 ईस्वी को जनरल स्टेट की सभा बुलाई गई थी, उसमें जो श्रमिक वर्ग वाले थे उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उसका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिए कर रहे थे। ठीक है, तो ये लोग नेतृत्व कर रहे थे और नेशनल असेंबली बनने के बाद ये सभी लोग सभी को प्रेरित करते थे कि हमें क्या करना है कि अपने देश को क्या करना है, आजाद करना है। इन्हीं के साथ साथ कुछ और भी महान लोग आए जिन्होंने इनको और प्रेरित किया ताकि इनके अंदर राष्ट्र की भावनाएं जागृत हो। मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू और रूसो इनका भी बहुत योगदान रहा फ्रांसीसी क्रांति में, सभी लोगों को जागरूक करने में। ये लोग आने के बाद ना और भी विचारधाराएं इनकी सभी लोगों को क्या करते हैं, जागृत करते हैं। अब राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत करने के लिए लोग क्या करते हैं, ये लोग अब सभी लोगों के बीच में आकर कहते हैं कि जो फ्रांस का जो क्षेत्र है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि सही नहीं है। अगर हम सभी लोग एक हो रहे हैं तो पूरे फ्रांस का जो एरिया है वो केवल एक नामों से जाना जाना चाहिए। तो इन्होंने पूरे फ्रांस के क्षेत्र को एक नाम दिया, ला पैट्री। ला पैट्री, तो ला पैट्री का नाम दिया, पूरा जितना भी क्षेत्र रहेगा उसे ला पैट्री के नाम से जाना जाएगा। और उसके बाद ये तो फ्रांस का एरिया रहा। फ्रांस का तो पूरे एरिया को ला पैट्री के नाम से जाना जाएगा। लेकिन यहाँ की जो जनता थी, जनता उसे ले सिटोयन, उसे ले सिटोयन के नाम से जाना जाएगा। अब पूरे फ्रांस में कोई भी कहता था का भैया फ्रांस क्या है, तो भाई ला पैट्री है। वहां की जनता तो ले सिटोयन है। जैसे कि अगर हमसे कोई पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले, तो हम लोग बोलते हैं भारत, है ना। राज्य भले से अलग अलग हो लेकिन सभी लोग किस नाम से जाने जाते हैं कि भारत का वासी है। आप हो कौन, तो हम इंडियन हैं। तो उसी तरह इनसे पूछा आप क्या है फ्रांस के, तो भाई ला पैट्री वाले हैं। और अगर नागरिक की बात करता है तो उसे कहा गया ले सिटान। तो ये एक विचार हो गया कि सभी लोग को बस केवल एक नाम से जाना जाएगा। उसके बाद और कहा कि अगर ये सब हो रहा है तो हमारे लिए एक झंडा होना चाहिए, एक झंडे की मांग करी गई। उसके बाद एक राष्ट्रगान होना चाहिए, एक राष्ट्रगान, एक राष्ट्रगान होना चाहिए। उसके बाद एक संविधान बनना चाहिए जिसके तहत पूरा फ्रांस क्या हो सकता है, चल सकता है। और साथ में केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था करना है, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। और उसके बाद कानून के समक्ष समानता होना चाहिए, कानून के समक्ष समानता होना चाहिए। कानून के समक्ष समानता का मतलब ये है कि
जितने भी लोग हैं सभी के लिए कानून क्या होगा, एक समान होगा, एक बराबर होगा। ये नहीं कि अगर आप अमीर है और आपने चोरी कर रखा है तो आपको केवल 1-2 दिन के जेल में रखा जाए, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। और जो गरीब है अगर वो भी चोरी कर रहा है तो उसे 6 से 7 महीना तक जेल में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है, आप अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर चोरी कर रहे हैं और संविधान के अंदर 6 महीने का है तो जेल सभी के लिए 6 महीने का होगा। तो वो बराबर होगा, कानून की समझ समानता। और साथ में भार और मापन की व्यवस्था, भार एवं मापन, भार एवं मापन की जो व्यवस्था थी, जो प्रणाली थी, जो प्रणाली थी उसे एक करा गया, उसे एक बनाया गया। यानी कि ये नहीं, ये कहा गया कि आप फ्रांस के अंदर है तो ये नहीं कि आप यहाँ पर कुछ रुपए में मान लेते कि एकाध एकाध रुपए में, कि अगर आप यहाँ पर 1 रुपए में यहाँ से 4 सामान ले रहे हैं, उसी 1 रुपए में दूसरी जगह जा रहे हैं तो 3 सामान मिल रहा है, उसी 1 रुपए में कहीं जा रहे हैं तो 2 सामान मिल रहा है, कहीं 6 सामान मिल रहा है। ऐसा नहीं करना है। सभी लोगों के लिए क्या, 1 रुपए में जितना सामान यहाँ मिला वो उतना ही सामान दूसरी जगह, तीसरी जगह इतना होगा। तो भार मापन में सभी क्या रह गया, एक प्रणाली बनाया गया जिसमें सभी के लिए भार मापन क्या होगा, एक जैसा होगा। और साथ में कि ये सब तो हो गया, और साथ में और जितने भी लोग, जितने भी लोग अपने देश के लिए क्या हो गए, बलिदान हो गए, बलिदान हो गए, उनको सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि दी जाएगी। जब लोगों ने देखा कि इतनी विचारधाराएं हम सभी के लिए आजाद कराने के लिए ये सब लोग कर रहे हैं तो सभी के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत होने लगी। सभी लोगों के अंदर ये इच्छाएं जागना चालू कर दी कि अब हमें भी कुछ करना चाहिए। अब सभी के अंदर जब राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत, सभी लोगों ने क्रांति कर दिया कि अब हमें क्या करना है, आजाद करना है। तो फ्रांस के अंदर क्रांति जागृत हो गई कि अब हमें क्या करना है कि राजा को हटा देना है, और राजा को हटा करके उसके स्थान पर क्या करना है, लोकतंत्र लाना है। यानी कि राजतंत्र को हटा देना है पूरी तरह से, राजतंत्र को समाप्त करना है, उसके स्थान पे लाना है लोकतंत्र, लोकतंत्र लाना है। अब जब राजा ने देखा कि इनकी जनसंख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जिनकी वजह से इनकी शक्तियां भी बढ़ रही हैं, तो राजा ने क्या कहा कि इनको सहानुभूति देने के लिए उसने कहा कि ठीक है कि संविधान पर हम क्या करें, हस्ताक्षर कर देते हैं, आप लोग संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो राजा ने क्या किया, संविधान निर्माण करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिया कि आप लोग अब क्या कर सकते हैं, संविधान का निर्माण करिए। हस्ताक्षर तो कर दिया था, लेकिन चुपके चुपके जो राजा था वह चुपके चुपके यानी गुप्त रूप से वार्तालाप करता था अन्य राजाओं से, अन्य राजाओं से ये क्या करता था, गुप्त रूप से बातें करता था। इसी दौरान लोगों में एक अफवाह फैल गई कि जो राजा है, जो लुई सोलावा है, वह किसी दूसरे राजा से बातें कर रहा है कि आप सेना भेजिए, और वह सेना आ करके फ्रांस की जितने भी जनता है, जितने भी तृतीय वर्ग के लोग हैं, उन सबको क्या करेंगे, मार देंगे। ये अफवाह फैल गई। अब यह बात सुन करके जितने भी लोग थे सभी लोग क्रोधित हो गए, सभी लोगों के अंदर एक आग लग गई कि राजा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। सभी लोग उठते हैं और उठ करके जाते हैं राजा के राज दरबार के समीप। जब राजमहल के समीप जाते हैं तो वहां पर एक किला होता है जिसे बास्तिल का किला कहा जाता है। बास्तिल का किला को ऐसा माना जाता था कि इसे कोई नहीं तोड़ सकता, ये राजतंत्र का प्रतीक है। अगर जिस दिन यह टूट गया, समझ जाओ कि राजतंत्र पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। और सभी लोग जा करके उस बास्तिल के किले को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और सभी लोग सोचने लगते हैं कि हम पूरी तरह से क्या हो गए, आजाद हो गए। और उस दिन से सभी लोग अपने आप को आजादी के रूप में मनाने लगते हैं। यह दिन था 14 जुलाई 1789 ईस्वी,
14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल को किला तोड़ दिया जाता है और सभी लोग अपने आप को क्या करने लगते हैं, आजाद आजाद घोषित कर देते हैं। ठीक है, ये सब क्रांति रहा। और इसी के दौरान सभी लोग जब संविधान का निर्माण कर लेते हैं तो अपने आप को क्या बना लेते हैं, संप्रभु। संप्रभु घोषित कर लेते हैं कि आज से हम लोग क्या रहेंगे, संप्रभु रहेंगे। संप्रभु का मतलब ये है कि हम अपना निर्णय स्वयं कर सकते हैं। हमें अपना काम करने के लिए किसी दूसरे के निर्णय की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपना कार्य अपने निर्णय द्वारा कर सकते हैं, इसमें किसी का हस्तक्षेप न हो, तो उसे हम मान सकते हैं कि वो क्या है, वो संप्रभु है। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, उसके बाद उम्मीद करते हैं आज के लिए